नमस्कार दोस्तों, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में अब हम आगे बढ़ चुके हैं। ज्योग्राफी के सेक्शन जो हम आगे बढ़े हैं उसमें हम आ चुके हैं अब कहाँ पर, पठार पर। प्लेटिव, पेनिनसुलर प्लेटिव, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर रीजन क्या होता है हमारा, ठीक है। क्योंकि हमने जब हिमालय उत्पत्ति की बात करी थी, तो हमने एक चीज पर डिस्कशन करा था कि जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वो कहाँ से आया है, वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना, है ना। कौन सी भूमि का हिस्सा आ रहा है? वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा आता है, ठीक है। अब गोंडवाना भूमि जो है वो कहाँ से है? वो अफ्रीका से अलग होकर आए थे। जो नीचे वाला दक्षिणी हिस्सा था, है ना, अफ्रीका से अलग होकर आया हुआ हिस्सा जो था वो पठारी हिस्सा है हमारा, और यहीं पर आकर जुड़ गया था, ठीक है। तो ये पुराना भूमि का हिस्सा है। कैसा है? गोंडवाना भूमि कैसी है? पुराना, है ना, बहुत पुराना भूमि क्षेत्र है। और जो पुराने भूमि क्षेत्र होते हैं, जो बहुत पहले कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन टाइप में बने हुए होते हैं, वो खनिज युक्त होते हैं, खनिज युक्त होते हैं। और ये खनिज भंडार भी है, खनिज युक्त और खनिज का भंडार भी यहाँ पर बहुत मात्रा में दिखाई देता है ना। अब पठार क्या होते हैं? सबसे पहली बात ये करें कि ये लैंड एरिया के बारे में तो हमने देख लिया। अब पठार क्या होते हैं? यदि हम पर्वत की बात करें तो पर्वत से समझ में आएगा आपको पठार। देखिए, पर्वत कैसे होते हैं? पर्वत ऐसे प्रदेश होते हैं जिसमें दो तरफ कैसी होती है, एक ढलान होती है, दो तरफ तीखी ढलान होती है, और ऊपर की तरफ क्या होती है, एक चोटी होती है या फिर एक पीक होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। इसमें कोई सा ऊपरी सपाट हिस्सा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पठार कैसे होते हैं, पठार एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊपरी भाग कैसा होता है? सपाट, सपाट बोल दे, समतल बोल दे, है ना, या फिर फ्लैट होता है ना। फ्लैट रीजन आपको ऊपर दिखाई देता है, और उसका एक पर्टिकुलर एक स्लोप होता है ना। एक पर्टिकुलर क्या होगा? स्लोप हो जाएगा। उसका एक निश्चित ढाल होता है, ठीक है। एक निश्चित प्रकार का ढाल होता है, और ऊपर की तरफ का हिस्सा क्या होता है? सपाट होता है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, एवरेज हाइट, है ना, एवरेज हाइट यदि हम बात करें 400 से लेकर 500 मीटर, है ना, एवरेज हाइट की बात करें ना, 400 से 500 मीटर। कुछ पठार हमको दिखाई देते 700-800 मीटर के ऊंचाई पर भी पठार बनते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ऊपर का हिस्सा क्या होना चाहिए? सपाट होना चाहिए। नीचे का हिस्सा चौड़ा होना चाहिए, और उसका एक निश्चित ढाल होना चाहिए। एवरेज हाइट की बात करो तो 400 से लेकर 500 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई देखने को हमको मिलती है। तो यही चीज क्या कहलाती है? हमारे पठार कहलाते हैं। ऐसी चीज पठार कहलाती है। अब भारतीय पठार की बात करें तो भारतीय क्षेत्र में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये गुजरात क्षेत्र हो गया, है ना, और इधर से आंध्र प्रदेश, और ये हम चलते हुए आ रहे हैं, और ये पश्चिम बंगाल तक हम चले जाते हैं, तो भारत के एक हिस्से को। तो देखिए, यहाँ पर भी पठार का हिस्सा आ रहा है, और ये भी पठार का ही हिस्सा है। और इसको यदि हम ऐसा जोड़ दे तो तीन भुजाएं इसकी दिखाई दे रही है। ये एक उत्तरी भुजा है ना, और ये एक दिखाई दे रही पश्चिमी भुजा, और एक दिखाई दे रही है पूर्वी भुजा। उस हिसाब से ये क्या दिखाई देता है? एक त्रिभुज आकार में। किस आकार में दिखाई देता है? एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में दिखाई देता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और आकृति कैसी दिखाई देती है इसकी? त्रिभुज, त्रिभुज के आकार की, है ना, त्रिभुजाकार दिखाई देती है। ये राजस्थान से कन्याकुमारी तक, ये देखिए राजस्थान वाला क्षेत्र ये रहा, से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कितना कितना फैला है? 1700 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है ना। कितनी है ये? यहां से यहां तक ले जाकर कितना हो जाता है हमारा? 1700 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर की लंबाई लंबाई में फैला हुआ है। जो कि गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक कितना है? 1400 किलोमीटर है। ये गुजरात से यहाँ पर काठियावाड़ का पठार आपको दिखाई देता है। यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ तक पश्चिम बंगाल के वहां तक हमको पठार दिखाई देता है। छोटा नागपुर वाले का एक्सटेंशन उधर जाता है। तो कितना है? 1400 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई दिखाई देती है। और यदि हम कुल बात करें तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्र ये हमको दिखाई देता है। यदि हम बात करें इसकी तो 49.5% परसेंट क्षेत्रफल पर फैला हुआ है।
कितने एरिया में फैला हुआ है? 49.5% एरिया में ये हमारा फैला हुआ क्षेत्र दिखाई देता है। ये है हमारा क्या? प्रायद्वीपीय पठार। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है ना। हम बात करें सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मतलब सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन है, लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, सभी चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखते चले, दोनों में ही मैं समझाता हूँ। हर तो हिंदी वाले भी लिखे, इंग्लिश वाले भी लिखे, है ना। देखो लेंथ कितनी हो गई इसकी, है ना, इसकी लेंथ कितनी हो गई 1700, विड्थ कितनी हो गई 1400 हो गई। इसका टोटल एरिया जो परसेंटेज में कितना 49.5% या फिर 16 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ना, सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन आ जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा प्राचीनतम भूभाग है, ओल्डेस्ट लैंड एरिया है ना। सबसे ओल्डेस्ट लैंड एरिया हमारा क्या है? यही है अरावली। ठीक है, अरावली, राजमहल और शिलोंग, है ना, की पहाड़ियां, मेघालय की पहाड़ी, शिलोंग की पहाड़ियां बोलते हैं मेघालय की पहाड़ियां, लास्ट लेक्चर में हमने उसको देखा ही था। मेघालय की पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। नॉर्थ में कौन दिखाई देता है? अरावली, राजमहल दिखाई देगी और शिलोंग। ठीक है, अरावली कहाँ दिखाई दे रही है आपको? अरावली दिखाई देती है राजस्थान में। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी? राजमहल दिखाई देती है छोटा नागपुर यहाँ पर, और शिलोंग दिखाई देती है आपको यहाँ पर, कहाँ पर? मेघालय में। ठीक है, उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। नर्मदा ताप्ती एक भ्रंश घाटी है, नर्मदा ताप्ती की भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली है, यह रिफ्ट वैली है। इस पठार को दो समान भागों में विभाजित कर देती है। नर्मदा ताप्ती यहाँ से जा रही है, ये नर्मदा ताप्ती की नदी घाटियां हैं, इसको दो उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित कर देती है नर्मदा घाटी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो दो असमान भागों में विभाजित कर देती है, एक ऊपर का हिस्सा चले जाता है उत्तरी पठारी क्षेत्र और एक दक्षिणी पठारी क्षेत्र के रूप में हम देख सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं पठार का विभाजन। पठार, है ना, हम बोले प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के बारे में यदि हम बात करें तो इसको हम तीन प्रमुख भागों में बांटते हैं। तीन प्रमुख भागों में हम इसे बांटेंगे। तो पहला आ जाता है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र, इसमें सभी पठार आ जाते हैं जिनको मैं अभी बताऊंगा, सभी पठार शामिल हो जाते हैं। इसमें सभी पठार शामिल होंगे जो मैं आपको बताऊं ना, मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, रायलसीमा का पठार है ना, काठियावाड़ का पठार है ना, काठियावाड़ रीजन इसमें अंदर आ जाएगा। तो बहुत सारे पठार इसमें देखने को मिलेंगे। दूसरा हिस्सा इसके अंदर दिखाई देता है हमको मध्यवर्ती मध्यवर्तीय उच्च भूमि। मध्यवर्ती मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या आ जाते हैं? हमारे पर्वतीय प्रदेश आ जाते हैं। पर्वतीय प्रदेश कौन कौन से? इसमें आ जाते हैं अरावली, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही, हमने देख अरावली हमने, हाँ अरावली को हमने मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। अरावली पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है, जैसे हमारे मालवा का पठार सीधे जाकर इससे जुड़ जाता है, उसमें भी देखेंगे आप। ठीक है, सतपुड़ा भी देखेंगे, फिर विंध्याचल भी हम इसमें देखेंगे, बहुत सारी चीजें मैं इसमें आपको बता दूं। अरावली हो गया, सतपुड़ा, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल हो गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हरिश्चंद्र हिल दिखाई देता है, बालाघाट हिल दिखाई देता है, बालाघाट हिल। ठीक है, ये पश्चिम घाट का हिस्सा है ना, बालाघाट हिल दिखाई देता है यहाँ पर, हरिश्चंद्र हिल हो गया। ठीक है, अजंता हिल दिखाई देता है, अजंता हमको हिल दिखाई देता है। उसके अलावा और भी हिल हिल रीजन इसके अंदर हमको दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे शिलोंग, शिलोंग के पठार के ऊपर वहां पर भी हिल रीजन है, शिलोंग हिल्स, है ना, शिलोंग हिल्स वहां पर दिखाई देंगे। उसके अलावा राजमहल, राजमहल पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां वहां पर दिखाई देगी। तो ये सब हिल रीजन आपको दिखाई देते हैं, इसमें एक आध दो ही छोटे होंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा बाकी सब कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तीसरा हिस्सा हमको इसमें दिखाई देता है जिसको बोलते हैं घाट प्रदेश। घाट प्रदेश, ठीक है, इसके अंदर दो हिस्से आ जाते हैं, पश्चिमी घाट
पश्चिमी घाट और एक आ जाता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इसके दो प्रमुख हिस्सों के रूप में हमको दिखाई देता है। तो हम प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांट सकते हैं? एक पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती उच्च भूमि में और घाट प्रदेश, हम तीन हिस्सों में से मुख्य रूप से विभाजित कर सकते हैं। तीनों हिस्सों के बारे में हमने देख लिया। अब तीनों हिस्सों को हम थोड़ा 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 क्या बहुत बहुत सारा भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें पठार। हमारे पठार कौन से हैं, कहाँ पर मौजूद है ना। सभी पठारों की लोकेशन हमको क्या है अलग अलग तरीके से देखनी है, कौन सा पठार कहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ, है ना, जो जो पठार में मुझको दिखाई देते जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देता है मेवाड़ का पठार, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेवाड़ का पठार। ठीक है, फिर यहाँ पर जो जो पठार दिखेंगे उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्किंग करते हैं, है ना। मेवाड़ का पठार यहाँ पर दिखाई देगा, ये मेवाड़ का पठार दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको कौन सा, मध्य भारत का पठार। यहाँ पर आपको मध्य भारत का पठार दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ दिखाई देगा मालवा का पठार, ये मालवा का पठार हो गया। ठीक है, हर पठार को हम अलग अलग तरीके से शो करते चलेंगे। यहाँ पर मालवा का पठार हो गया। चलिए इसके आगे हमको अगला पठार क्षेत्र दिखाई देगा कि जो क्या है मध्य भारत हो गया। मध्य भारत के पास में यहाँ पर बुंदेलखंड दिख रहा है, यहाँ पर बुंदेलखंड आ जाएगा। ठीक, बुंदेलखंड के बाद यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, बुंदेलखंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा, बीच में रीवा पन्ना का पठार। बीच में कौन सा पठार दिखाई दे रहा है, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक और पठारी क्षेत्र दिखाई देगा जो इससे के कंपैरिजन में अलग है। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, है ना, ये भांडेर वाला क्षेत्र हो गया, जहां पर हमको भांडेर वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा था। ठीक है, वो वाला हिस्सा यहाँ पर हमको पठार के रूप में दिखाई देगा। ठीक, फिर उसके बाद इधर की तरफ और आगे बढ़े तो यहाँ आ जाता है बघेलखंड। ये कौन सा आ गया, बघेलखंड, जो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में लगा हुआ पठार है। अब अगला आ जाएंगे हम कौन से, छोटे नागपुर पे। तो यहाँ क्षेत्र में हमको क्या दिखाई देगा, छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार हो गया। और इसी के साथ में लगा हुआ एक पठार और दिखाई देगा जिसको क्या बोलते हैं, रांची का पठार। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, यहाँ पर रांची के पठार के रूप में जानते हैं। रांची के पठार के बाद हमको एक और यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। ठीक है, अब यहाँ पर दो पठार देखना, यहाँ पर एक दिखाई देगा आपको क्या, यहाँ पर दिखाई देगा बस्तर, है ना। पहले आपको दिखाई देगा दंडकारण्य, पहला दिखाई दिया कौन सा, दंडकारण्य, और दूसरा हो जाएगा क्या, बस्तर। एक दंडकारण्य हो गया और एक बस्तर का पठार हो गया। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा वो नीचे होगा, दंडकारण्य हो गया और ये बस्तर वाला रीजन हो गया, बस्तर और दंडकारण्य। ठीक है, सभी पठार को मैं अलग अलग बताते चल रहा हूँ, उनको मैं अभी नॉमेनक्लेचर भी दूंगा, अभी मैं आप लोगों को सीधे सीधे बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अब हो गया, कहाँ तक आ गए हम। अब यहाँ से आ जाता है हमारा कौन सा, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा पठार, जो कौन सा हो जाता है हमारा, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार जो है वो किसका प्रमुख हिस्सा आ जाता है, ये जो हमारा हिस्सा है दक्कन, दक्कन के ही हिस्से में तेलंगाना का पठार भी दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये किस में चले जाता है, ये कर्नाटक का है। ये छोटा सा हिस्सा जो है दक्कन का वो किस में चले जाता है, उत्तर में तेलंगाना का हिस्से में दिखाई देता है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी एक हिस्सा और दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं काठियावाड़। ये जो सभी पठार है ये सब कैसे हैं, ब्लैक में जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब कैसे है, लावा निर्मित पठार है। ये हमारे ब्लैक में निर्मित हो गए, ब्लैक में हमने इसको बना दिया, तो लावा निर्मित पठार हमारे हो जाते हैं। नीचे की तरफ खसकते हैं तो नीचे हमारे फिर से पठार आ जाते हैं, कौन कौन से, नीचे हमको पठार दिखाई देंगे, यहाँ पर दिखाई देगा रॉयल सीमा, है ना, जो कौन सा है, कर्नाटक का पठार है, सॉरी आंध्र प्रदेश में दिखाई देगा आपको रॉयल सीमा। रॉयल सीमा के बाद आपको अगला पठार दिखाई देगा, है ना, जो कौन सा है, रॉयल सीमा के बाद यहाँ पर आ जाता है ना, ये आ जाता है, यहाँ पे चार पठार क्षेत्र दिखाई देंगे आपको। दो तो किस में, कर्नाटक में दिखेंगे और दो तमिलनाडु में दिखेंगे, है ना, दो कर्नाटक दो तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो जाता है कोयम्बटूर, है ना, है ना, कोयम्बटूर हो गया, मदुरई हो गया, मैसूर हो गया, है ना। यहाँ पर आ जाता है हमारा बेंगलुरु प्लेटिव। ठीक है, ये ऊपर वाला डॉट जो है वो क्या है, ये ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ये बेंगलोर का पठार है। ठीक है, बेंगलुरु प्लेटिव, ये हमारा पठार कौन सा हो जाता है, ये आ जाता है मैसूर। ठीक है, और ये वाला जो पठार दिखाई देता है
सॉरी, कोयम्बटूर, मैसूर और मदुरई, कोयम्बटूर, मैसूर और मदुरई का पठार। अब हम सब पे नाम लिख लेते हैं कौन सा पठार कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आराम से शांति से देखिएगा, है ना, कौन सा पठार कौन सा। ये जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये है हमारा कौन सा, ये है हमारा ये मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, है ना, सिर्फ मेवाड़ लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा मध्य भारत। ठीक है, मध्य भारत का पठार, सेंट्रल इंडियन प्लेटिव। ठीक है, फिर यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, बुंदेलखंड। सब बनाते चले लिखते चले, बुंदेलखंड हो गया। ठीक है, बुंदेलखंड के बाद कौन सा आ जाता है, ये हमारा बीच में ये आ जाता है रीवा पन्ना, है ना, रीवा पन्ना प्लेटिव। ठीक है, ये आ जाता है हमारा कौन सा, ये आ जाता है भांडेर। ये मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं ना आपको, भांडेर आ गया। फिर ये आ गया आपका बघेलखंड, मध्य प्रदेश में इसकी पूरी डिटेल पढ़ते ही है हम। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ठीक, छोटा नागपुर के बाद ये हिस्सा जो आ जाता है शिलोंग, शिलोंग का पठार बोल दो या मेघालय का बोल दो, शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। यहाँ पर आ जाता है रांची, रांची का पठार जो छोटा नागपुर पठार का ही दक्षिण हिस्सा है। ठीक है, अब अगले आ जाते हैं हमारा नीचे वाला, ये जो पठार दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, ये जो हमारा है, ये छत्तीसगढ़ का ऊपरी ऊपर वाला हिस्सा है जिसको बोलते हैं दंडकारण्य, दंडक ऋषि के नाम पर दंडकारण्य, है ना, दंडकारण्य। ये कहां पर आ रहा है, छत्तीसगढ़ में आ रहा है, छत्तीसगढ़ का दूसरा ही है बस्तर, बस्तर क्षेत्र। फिर उसके बाद आता है कौन सा हमारा, ये वाला क्षेत्र जो है तेलंगाना, तेलंगाना का पठार। ठीक है, फिर यहां पर आ जाता है रॉयल सीमा, रॉयल सीमा का पठार। रॉयल सीमा के बाद ये चार पठारों के नाम देखो आप। ठीक है, ये है बेंगलोर, बेंगलोर का पठार। ठीक है, ये मैसूर, मैसूर का पठार। ठीक है, ये आ जाता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। और अंतिम रूप से आ जाता है मदुरई। ठीक है, बेंगलोर, मैसूर, कोयम्बटूर और मदुरई। इसको दक्षिणी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है ना, दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि बोलेंगे तो सदर्न हाईलैंड, सदर्न हाईलैंड के नाम से जानते हैं। और सदर्न हाईलैंड में कितने पठार है, बेंगलुरु, मैसूरू, है ना, मैसूरू भी बोलते थे, बेंगलुरु बोलते थे, कोयम्बटूर है और मदुरई। ये चार पठार प्रमुख रूप से आ जाते हैं, बाकी तो हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के हिस्से के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन के पठार के बाद यहाँ दिखाई दे रहा है आपको मालवा। ठीक है, मालवा का पठार। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कौन सा, ये हमारा काठियावाड़, काठियावाड़ का पठार। ये तीनों पठार जो है मालवा, काठियावाड़ और दक्कन। ठीक है, और तेलंगाना का उत्तरी हिस्सा और कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा पूरा किस में आ जाता है, दक्कन में आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों किससे निर्मित है, ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं मालवा, काठियावाड़ और दक्कन, ये तीनों लावा निर्मित पठार है। ये सभी पठार आ गए हमारे, है ना, एक भी पठार इसके अंदर एक छोटा सा भी हिस्सा छूटा हुआ नहीं है। बस क्या होता है कि राज्यों में उन्हें छोटे छोटे अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में भी कुछ पठारी क्षेत्र दिखाई देते हैं, उनको भी अलग अलग, जैसे बालाघाट का पठार दिखाई देता है, बालाघाट पठारी क्षेत्र, बैतूल पठारी क्षेत्र दिखाई देता है ना, क्योंकि वहां पर पर्वतों के नीचे कुछ सपाट क्षेत्र दिखाई देगा, इसीलिए हम उसको अन्य पर्वत पठारी क्षेत्रों के रूप में विभाजित कर देते हैं। तो कितने पठार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पूरे 20 पठारी क्षेत्र मैंने आपको प्रमुख रूप से यहाँ पर बता दिए। ठीक है, इसमें भी विभाजन करें तो उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन आ जाता है ना, ये हमारे पठारी प्रदेश हो जाते हैं। इसमें अब हम उच्च भूमि के बारे में बात करें कि उच्च भूमि क्षेत्र आपको कहाँ दिखाई देता है ना, उच्च भूमि क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही अरावली,
अरावली पर्वत श्रृंखला। मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको दिखाई देगी क्या, यहां पर दिखाई देगी अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, दूसरी यहां पर दिखाई देगी आपको क्या, विंध्याचल। यहीं से चलती हुई क्या दिखाई देगी, विंध्याचल, जो बिहार से जाती है, यहां से बिहार तक जाती है, और यहां पर आ जाएगी सतपुड़ा। ठीक है, फिर सतपुड़ा हो गई। सतपुड़ा के बाद आपको यहां पर दिखाई देगी छोटे छोटे हिल्स। जैसे छोटे हिल रीजन के बारे में बात करें तो छोटे हिल रीजन में आपको यहाँ पर दिखाई देगा अजंता हिल्स, ठीक है, बालाघाट हिल्स, ठीक है, हरिश्चंद्र हिल्स, ठीक है, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। ठीक, अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं, है ना। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपको कहाँ दिखाई देते हैं, पश्चिमी घाट ये आ गए हमारे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपको पश्चिमी रूप में यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है, और पूर्वी घाट यहाँ पर टुकड़े टुकड़े में अलग अलग हिस्सों के रूप में ऐसे दिखाई देंगे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हो गई। ठीक है, पूरा मैप आपको क्लियर है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ है, पठार कहाँ है, इसीलिए ये मैप इतने सारे यहाँ पर अलग अलग तरीके से रखे हुए। इसका स्क्रीनशॉट ले, एज इट इज बना ले, सेम चीजें है, सब कुछ है ना, सब चीजें मैंने आपके सामने उतार के बोर्ड पर रख दी है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, सब पठार आ गए, मध्यवर्ती उच्च भूमि के सभी क्षेत्र आ गए। ये अरावली है, ये अरावली है, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन कौन सी आ रही है, जो मैंने नाम लिखे थे वहां पर वो सब आ रही है ना। एक आध चीज और मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको राजमहल पहाड़ियां बोली थी, तो राजमहल पहाड़ियां ये छोटा नागपुर पठार के यहाँ पर राजमहल पहाड़ियां हैं, है ना, छोटा नागपुर पे हमने बात जो करी थी। तो यहाँ राजमहल पहाड़ियां यहाँ पर आपको दिखाई देगी, छोटा नागपुर के यहाँ पे। ठीक है, शिलोंग की उच्च भूमि आपको शिलोंग यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें गारो खासी जयंतिया हिल्स है, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। ठीक है, फिर उसके अलावा है ना कुछ हिल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे छत्तीसगढ़ में, कुछ अलग अलग, ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र में दिखाई देंगे, कुछ हिल्स आपको कर्नाटक में और इधर दिखाई देंगे, बस, है ना। तो ये कुछ हिल रीजन हो जाते हैं जो पठार की उच्च भूमि, हर पठार की एक पीक होती है ना, पठार की एक पीक होती है, वही क्या कहलाएगी, इसकी उच्च भूमि कहलाएगी, सिंपल सी बात है ना, वो उसके उच्च भूमि क्षेत्र के रूप में कहलाती है। तो ये हमारा सेक्शन हो जाता है पठार का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पठार के बारे में, है ना। तो इसको विभाजित कर देते हैं हम दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। मध्यवर्तीय उच्च भूमि, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या आ जाता है, अरावली श्रेणी आ जाती है, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि आ जाती है, मालवा का पठार आ जाता है, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल, छोटा नागपुर का पठार, ये उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर दक्कन का पठार, दक्कन क्षेत्र में कौन से दिखाई देखने को मिलते हैं, तो दक्कन में सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, ठीक है, जो किस में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है, तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ विभाजन और है, प्रायद्वीपीय पठार को इस तरीके से भी विभाजित किया जा सकता है, जो मैंने करा था उस हिसाब से भी, जो यहाँ पर बताया है ना, लिख कर करा था वो भी, और जहां पर जो बताया उस हिसाब से भी इसको विभाजित करके हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या, मध्यवर्ती उच्च भूमि से हम शुरू करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड रीजन की हम बात कर लेते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि में यहाँ पर उच्च भूमि के कुछ क्षेत्र आएंगे जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मध्यवर्ती उच्च भूमि में अरावली श्रेणी दिखाई देती है ना। ये कहाँ दिखाई देती है, पालनपुर गुजरात से शुरू होती हुई दिखाई देती है। कहाँ से दिखाई दे रही है, पालनपुर गुजरात से शुरू हुई होती हुई दिखाई देती है, मतलब यहाँ से ये दिखाई दे रही है, पालनपुर गुजरात से शुरू होती हुई दिखाई देती है, और ये कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक जाती है, जिसे दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान से होकर कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। ठीक है, तो कहाँ पर जा रही है, गुजरात, फिर जाती है राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद जाती है हरियाणा, राजस्थान के बाद जाएगी किसमें, हरियाणा में, और हरियाणा से दिल्ली में खत्म हो जाती है। और दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है ना, दिल्ली रिज के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। लगभग कितनी किलोमीटर फैली हुई है, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैली हुई है। ठीक है, इस श्रेणी की मुख्यतः पुरा कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, है ना, प्री कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट और नीस और सिस्ट चट्टाने, मतलब ये क्या है, शुरुआती चट्टाने, ये कैसी है, पुरानी शुरुआती, पुरानी शुरुआती चट्टाने हैं, पुरानी शुरुआती चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है ना। तो उसमें कौन कौन सी चट्टान दिखाई देती है आपको, क्वार्ट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, नीस दिखाई देता है, सिस्ट शैलों के से निर्मित ये चट्टान हमको दिखाई देती है। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है ना,
सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर है ना, जो कहां पर मौजूद है? माउंट आबू पर है। आबू पहाड़ियों पर ये स्थित है। ये भी छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित है, क्योंकि ये क्या है? एक रिलिक्ट माउंटेन है, ये अवशिष्ट पर्वत है ना। ये किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट, अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है ना। इसका प्रकार कौन सा है? अवशिष्ट प्रकार का है। रिलिक्ट, रिलिक्ट बोल दो, रेसिड्यू, रेसिड्यूअल माउंटेन, रिलिक्ट माउंटेन या फिर रेसिड्यूअल माउंटेन या फिर अवशिष्ट टाइप का माउंटेन है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। आबू पहाड़ियों पर यह स्थित है, आबू पहाड़ियों पर स्थित है ना। इसमें उदयपुर के उत्तर में, है ना, उदयपुर में उत्तर पश्चिम में जारगा पहाड़ियां आपको दिखाई देती है ना। उसके अलावा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में आपको क्या दिखाई देगी? जरगा पहाड़ियां दिखाई देगी। उसके अलावा टोडगढ़ के निकट, है ना, मारवाड़, है ना, टोडगढ़ के निकट मारवाड़ पहाड़ियां दिखाई देती है। और यही इसके आसपास ही मेवाड़ का पठार भी दिखाई देगा। ठीक है, अलवर के निकट यहाँ पर हर्षानाथ पहाड़ियां यहाँ पर आपको दिखाई देती है। और उत्तर में दिल्ली रिच के नाम से इसे जाना जाता है, उत्तर में दिल्ली रिच के नाम से जाना जाता है। पुरानी पहाड़ियां हैं, खनिज युक्त है। पुरानी मतलब खनिज युक्त, हमेशा याद रखिएगा, खनिज युक्त। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिलता है? यहाँ पे आपको मुख्य रूप से तांबा मिलता है, तांबा। उसके अलावा चांदी, जस्ता, जस्ता, है ना, संगमरमर, संगमरमर भी आसपास वाले क्षेत्र से आपको देखने को मिल जाता है। ये महत्वपूर्ण यहाँ पर खनिज के रूप में भी देखने को मिलता है। टूरिस्ट स्पॉट भी है यहाँ पर। कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है? गुरु शिखर, अच्छा खासा हिल स्टेशन है, बढ़िया शानदार जगह है, देखने लायक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला कौन सा आ जाता है? मालवा का पठार, है ना। मध्य प्रदेश में मौजूद मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है ना। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है ना। एमपी वाले में भी इसको पढ़ते हैं, पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। एमपी का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र के रूप में हम इसे देखते हैं। एमपी के सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र के रूप में इसे देखते हैं। इसकी सीमाओं का निर्धारण अरावली पर्वत, कहाँ पर अरावली पर्वत दिखाई देता है? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर विंध्य श्रेणी, और पूर्व में इसका बुंदेलखंड का पठार दिखाई देता है। इस पठार के उत्तर में चंबल नदी, है ना, अवनालिका अपरदन करती है, जिसको गली इरोजन कहते हैं। अवनालिका अपरदन करती है, जिसे गली इरोजन कह देते हैं। उसके अलावा इसकी नदियों की बात करें तो बेतवा, पार्वती, नीवज, काली सिंध, चंबल, ये प्रमुख नदियां हो जाती है। यदि हम अन्य बात करें इसके संबंधित में, तो यहाँ पर बेसाल्टिक, बेसाल्टिक लावा चट्टाने, लावा चट्टाने मिलती है। बेसाल्टिक लावा चट्टाने हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो लावा से निर्मित है। अब इसी चट्टाने के कारण, है ना, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा का निर्माण यहाँ पर होता है। यदि यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है और यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टाने है, तो ये खनिज कम मिलते हैं, खनिज यहाँ पर कम मिलते हैं, है ना। कम की बात करें तो बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, अन्य इसमें बात की जाए, है ना, बहुत कम खनिज मिलते हैं। तो अन्य बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर फसल की बात करें तो फसल यहाँ पर गेहूं भी लिया जाता है बढ़िया अच्छे तरीके से। यहाँ पर कपास भी लिया जाता है बढ़िया तरीके से। उसके अलावा यहाँ पर दालें, है ना, दालें ली जाती है सोयाबीन के लिए, सोयाबीन के लिए तो बहुत ही फेमस है। तो ये प्रमुख क्षेत्र इसके दिखाई देते हैं कि प्रमुख फसलें यहाँ पर इस रूप में दिखाई देगी। और ये दिखाई देगा आपको मालवा का पठार, यहाँ पर ये रहा मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार भारत के मैप पे भी मैंने आपको बता दिया था, उधर भी और यहाँ पर भी हमने बात कर ली है मालवा के पठार की। सम जलवायु क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है? सम जलवायु, सम जलवायु क्षेत्र है। सम जलवायु मतलब एक, ना तो ज्यादा गर्म ना तो ज्यादा ठंडा, ना तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए सम जलवायु वाला क्षेत्र है ना। जो फाहियान आए थे, है ना, फाहियान आए थे, उन्होंने भी इस क्षेत्र को बहुत अच्छी जलवायु वाला, वैनसांग ने भी बोला है, फाहियान ने भी बोला है, तो बहुत अच्छी जलवायु वाला क्षेत्र इन्हें कहा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप इसे पढ़ते ही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्यन क्षेत्र को हम देख लेते हैं।
बुंदेलखंड, बघेलखंड, है ना, और विंध्यन क्षेत्र को देखते हैं। मालवा पठार के उत्तर, मालवा के पठार के उत्तर में आपको क्या दिखाई देता है? बुंदेलखंड दिखाई देता है ना। इसके उत्तर पूर्वी भाग में आपको क्या दिखाई देगा? बघेलखंड दिखाई देगा। उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड कहा जाता है। बुंदेलखंड जो है वो नीच चट्टानों से बना हुआ है, नीच चट्टानों से बना हुआ है। नीच चट्टानें कैसी होती है? ये ग्रेनाइट का रूपांतरित होती है, ठीक है। और नीच चट्टानें जो होती है ये हमारी पुरानी पुरानी लावा चट्टानें, पुरानी लावा चट्टानों के रूप में हमको देखने को मिलता है। पुरानी लावा चट्टानों के रूप में हम इसको क्षेत्र को देखते हैं। यहाँ पर गुलाबी नीस मिलती है ना, याद रखिए, गुलाबी नीस, गुलाबी रंग की नीच चट्टानें आपको देखने को मिलती है। और मालवा के पठार के दक्षिण सिरे, मालवा के पठार के दक्षिण सिरे को विंध्यन क्षेत्र कहा जाता है। मालवा का पठार जो है उसके दक्षिण सिरे को विंध्यन, ये दक्षिण सिरा हमने बोला तो ये विंध्यन है। यहाँ पर बुंदेलखंड है और यहाँ बघेलखंड है, ठीक है। विंध्यन, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है, इस रूप में जाना जाता है। और विंध्यन श्रेणी लगभग कितनी, लगभग 1100 किलोमीटर, सॉरी 1050 किलोमीटर तक लगभग फैली हुई है ना। कुछ क्षेत्रों में ये टूटी हुई भी है ना। विंध्यन श्रेणी की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक दिखाई देती है? गुजरात, फिर उसके बाद दिखाई देती है एमपी, एमपी से दिखाई जाती है यूपी, यूपी से बिहार, है ना। बिहार के सासाराम क्षेत्र तक ये फैली हुई है ना। और लगभग लगभग 1000 किलोमीटर, है ना, लगभग लगभग 1000 किलोमीटर तक की लंबाई में ये विस्तृत है ना। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा की संकीर्ण घाटी आती है। नर्मदा की घाटी आपको इसी के दक्षिण में देखने को मिलेगी, ये नर्मदा घाटी जो हम नदी तंत्र में देखने वाले हैं। संकीर्ण घाटी है जिसका निर्माण अधोभ्रंश या फिर डाउन फॉल्टिंग से हुआ है। अधोभ्रंश या फिर डाउन फॉल्टिंग, इसे भ्रंश घाटी भी कहते हैं। भ्रंश घाटी, फॉल्ट वैली, ये भ्रंश घाटी या फॉल्ट वैली भी है। नर्मदा जबलपुर के निकट यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है और बहुत सारे प्रपात इसके अंदर दिखाई देते हैं। मानधाता दिखाई देता है, धुआंधार दिखाई देता है ना, दुग्ध धारा, कपिल धारा, है ना, मानधाता, और भी बहुत सारे जलप्रपात इसमें देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड में चंबल व यमुना नदियों के, है ना, बड़े 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 बीहड़ क्षेत्र या फिर खड्ड क्षेत्र दिखाई देते हैं। बीहड़ बोल दो, खड्ड क्षेत्र बोल दो, इसको बोलते हैं बैडलैंड, बैडलैंड, है ना, या रिवाइंस, है ना। बैडलैंड या रिवाइंस हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो डाकुओं के छुपने का स्थल के रूप में पहले देखा जाता था। अब वहां पर धीरे धीरे सब चीजें खत्म हो चुकी है, ज्यादा वहां पर ऐसी चीजें नहीं है। भूमि को प्राय असमतल, अनुपजाऊ बना देते हैं बैडलैंड, है ना। बैडलैंड टोपोग्राफी भी इसे कहते हैं या फिर रिवाइंस भी इसे कहते हैं, है ना, या बीहड़, बीहड़ या फिर रिवाइंस। यह पठार ग्वालियर पठार तथा विंध्याचल श्रेणी के बीच फैला हुआ है। बुंदेलखंड का कहाँ पे फैला हुआ है ना, ग्वालियर और किसके बीच में? विंध्यन के बीच में है। प्राचीनतम बुंदेलखंड नीच से निर्मित ये पठार आपको दिखाई देता है। तो ये था हमारा कौन सा? बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। बघेलखंड कहाँ दिखाई देता है? पूर्व में दिखाई देता है ना। बुंदेलखंड हो गया, है ना। और हमने यहाँ पर बुंदेलखंड की बात करें, बघेलखंड, बघेलखंड कहाँ दिखाई देता है? पूर्वी पठार है ये, पूर्वी पठार है किसका? एमपी का, एमपी का पूर्वी पठार है। और उसके अलावा ये कहाँ मौजूद है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक की चीज है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार, है ना, भारत का सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त पठार है। सर्वाधिक खनिज यदि भारत में किसी पठार पे मिलते हैं तो वो मिलते हैं छोटा नागपुर के पठार पर। सबसे ज्यादा खनिज, लगभग लगभग सभी प्रकार के खनिज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसका विस्तार कहाँ पर है? बिहार, झारखंड, ठीक है, और उड़ीसा तक इसका एक्सटेंशन जाता है। पश्चिम में पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। महानदी, स्वर्ण रेखा, सोन, दामोदर इसकी प्रमुख नदियों के रूप में, या इसकी कुछ सहायक नदियां जो है इसके अंदर जाकर मिल जाती है इस पठार से निकलने के पश्चात। यहाँ पर कौन कौन से चट्टानें मिलती है? देखो यहाँ पर ग्रेनाइट मिलता है, यहाँ पर नीस मिलता है ना, कि इसकी प्रधानता यहाँ पर दिखाई देती है। इस पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पठार क्या मिलता है? यहाँ पर बहुत सारे खनिज मिलते हैं। रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व में भी एक जगह है, विश्व में भी एक जगह है जो कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में एक जगह है जिसका नाम है रूर, और वहां पर अत्यधिक मात्रा में खनिज प्राप्त होता है। अत्यधिक मात्रा में खनिज प्राप्त होने के कारण ही इस क्षेत्र को भी भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है।
पुरानी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर लगभग सभी चट्टानें मिलती है, मैं बताऊंगा आपको। जहाँ पाए जाने वाले खनिजों में लोहा, कोयला, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, टंगस्टन, है ना। दामोदर दामोदर भ्रंश घाटी के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से लोहा और कोयला। लोहा, कोयला इस क्षेत्र का प्रमुख खनिज के रूप में दिखाई देता है। पुरानी चट्टानें यहाँ पर दिखाई देती है, पुरानी, है ना। धारवाड़, धारवाड़, कुड़प्पा, कुड़प्पा, धारवाड़, कुड़प्पा, गोंडवाना, गोंडवाना, इन चट्टानों की प्रधानता यहाँ पर दिखाई देती है। धारवाड़, कुड़प्पा और गोंडवाना, इन पुरानी पुरानी चट्टानों की प्रधानता दिखाई देती है। धारवाड़ चट्टाने जो है वो धात्विक खनिज के रूप में प्रमुख है। कुड़प्पा चट्टाने बोल दे तो अधात्विक के रूप में, अधात्विक रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। और गोंडवाना, गोंडवाना तो आपको पता ही है, कोयला, है ना, कोयला क्षेत्र इसमें से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर अधिकांश रूप में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं, है ना। और ये भारत का रूर प्रदेश भी कहलाता है। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से खनिज निकाला जाता है। पहले बिहार के साथ में ये इंक्लूडेड था, लेकिन अब किसके कहाँ गए, झारखंड अलग से राज्य बन चुका है। झारखंड में ये मुख्य रूप से इसका क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े तो मेघालय का पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का, ये प्रायद्वीपीय पठार पूरा दिखाई दे रहा है। इसका पूर्वी विस्तार है ना। ये क्या है, पूर्वी विस्तार, है ना। पठार का पूर्वी विस्तार के रूप में ये हमको दिखाई देता है, जिसे शिलोंग का पठार या मेघालय के पठार के रूप में जाना जाता है। शिलोंग का पठार बोल दो या मेघालय का पठार बोल दो। इसके ऊपर गारो, खासी, जयंतिया रूप में चोटियां दिखाई देती है ना। कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रंगमा, है ना, रंगमा, ये यहाँ पर चोटियां दिखाई देती है ना। लेकिन गारो, खासी, जयंतिया इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो इसी के अंदर मौजूद है। बाकी रंगमा, है ना, और मिकीर, ये दोनों क्या है, कुछ हिस्सा मेघालय के साथ में लगा हुआ होता है, जो कि इस पठार का ही हिस्सा है। पठार का एक्सटेंशन आगे की तरफ देखने को हमको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप बात करें, ये प्रायद्वीपीय पठार का, है ना, भाग है ना, आउटलाइन से, मतलब ये बीच में ये जो गैप दिखाई दे रही है ना, बीच में जो गैप दिखाई दे रही है ना, जिसमें से इधर से आ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी और इसमें से यहां से आ जाती है गंगा नदी, तो ये है मालदा गैप, है ना। कौन सी गैप यहाँ पर दिखाई देती है, मालदा गैप बीच में हमको दिखाई देती है, जिससे ये दोनों पठार क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन या उत्तर पूर्वी हिमालय का निर्माण हो रहा था, उस निर्माण की प्रक्रिया में जब ये हिस्सा ऐसा नीचे की तरफ मुड़ गया, नीचे की तरफ मुड़कर ऐसा टूट गया, तो यहाँ पर एक क्या भ्रंश पड़ गया, जिसे मालदा गैप कहा जाता है, या फिर मालदा के बीच में एक गैप पड़ गई, तो इससे पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये किससे, मेघालय के पठार से सेपरेट हो गया। छोटा नागपुर का पठार मालवा के पठार से अलग हो गया और ऐसी चीजें बन जाती है। ठीक है, पहाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, शिलोंग शिखर, इसमें बात करें, शिलोंग शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी है 1965, 1965 मीटर का क्षेत्र है, ये इसका उच्चतम शिखर दिखाई देता है। ठीक है, जयंतिया पहाड़ियों पर ये मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा ये, है ना, यहाँ पर चेरापूंजी, चेरापूंजी और मौसिन राम, चेरापूंजी और मौसिन राम, मौसिन राम, ये सर्वाधिक वर्षा वाले स्थल है, जिसमें मौसिन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है ना। ये कहां पर मिलते हैं, दोनों मेघालय में, दोनों ही कहाँ मिलते हैं, मेघालय में। चेरापूंजी, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, यहाँ बहुत बारिश होती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चीजें बदलती गई और मौसिन राम में बहुत अच्छी बारिश होने लगी और सब सर्वाधिक वर्षा हो गई। यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा यहाँ पर हमको देखने को मिलती है चेरापूंजी और मौसिन राम में। ठीक है, ये पठार का ही हिस्सा है। इसमें मैंने आपको बता दिया था, गारो, खासी, ये गारो है, ये जनजाति है वहाँ की, है ना। और जयंतिया भी क्या है, जनजाति है वहाँ की। और यदि हम खासी की बात करें तो ये उनकी बोली है ना। खासी एक प्रकार की उनकी क्या है, बोली है। बाकी दो जनजाति है, मिकिर और रेंगमा भी वहाँ पर क्या है, अलग अलग पहाड़ी
क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा शिलोंग या मेघालय का पठार, जो मालदा गैप से अलग हो जाता है छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, दक्कन के पठार की बात कर लेते हैं अब। दक्कन का पठार जो हमको दिखाई दे रहा है, भारत का सबसे बड़े क्षेत्रफल में मौजूद पठार है ना। भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे विस्तृत पठार, सबसे बड़ा पठार है एक पूरे पीस के रूप में। यदि हम बात करें एक जैसा पठार जो हमको दिखाई देता है, वो कौन सा पठार है, एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ। देखिए ये त्रिभुजाकार आकृति ऐसी इसकी दिखाई देती है, ये ऐसा फैला हुआ है ना, इसीलिए त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ दिखाई देता है ना। पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों के साथ में ये लगा हुआ है। उसके अलावा सतपुड़ा इसके उत्तर में दिखाई देता है ना। उत्तर में क्या दिखाई देगा, सतपुड़ा दिखाई देगा, और मैकाल श्रृंखला दिखाई देती है। त्रिभुजाकार पहाड़ियों के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। पूरे पठार के 16 लाख वर्ग किलोमीटर में से 7 लाख तो यही है ना। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में से 7 लाख वर्ग किलोमीटर में तो यही फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 500 से लेकर 1000 मीटर है। लीटर लिख दिया इसमें, मीटर है। ठीक है, 500 से 1000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। इसमें जीवाश्म जीवाश्म नहीं होंगे, क्योंकि ये कौन सी चट्टाने हैं, लावा चट्टाने हैं। भारत का सबसे बड़ा है, और उसके अलावा लावा बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है ना। लावा बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, तो इसीलिए इसके अंदर क्या मिलेगा, ग्रेनाइट है ना, जो कहां पर मिलता है, अंदर की दबी हुई चट्टानों से ग्रेनाइट बनता है। ग्रेनाइट का रूपांतरित क्या हो जाता है, नीस हो जाता है ना। ये इसका क्या है, रूपांतरित यहाँ पर नीस मिलता है, और सतह पर क्या मिलता है, बेसाल्ट जो मिलता है सतह पर बनता है। सतह पर, सरफेस पर जो लावा ठंडा होता है उससे बेसाल्टिक लावा बन जाता है। ठीक है, बेसाल्टिक लावा से बन गया, अब सतह पर ये चीजें बन गई। अब क्या हो जाता है, बेसाल्टिक लावा जो होता है ये काली मृदा का निर्माण करता है, काली मृदा का निर्माण ये कर देता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बेसाल्ट, चूना पत्थर और क्वार्ट्ज की शैलें भी यहाँ पर पाई जाती है ना। तृतीय वो यदि हम बात करें तो इसमें एक काल में क्या हुआ, दरारी उद्भेदन होता है। किस कारण से यहाँ पर लावा बिछा था, लावा बिछने के पीछे कारण है दरारी, है ना, दरार के कारण, दरारी उद्भेदन के कारण। क्योंकि क्या होता है, एक ऐसी दरार पड़ती है और उस दरार में से ऐसा लावा निकलना शुरू हो जाता है ना, और लावा एक क्या हुआ, ऐसी शीट के फॉर्म में ऐसा बिछ जाता है ना। इसे ही क्या कहते हैं, दरारी उद्भेदन कहते हैं, लावा। ठीक है, इसीलिए इसे दक्कन ट्रैप दक्कन क्षेत्र का नाम है, और ट्रैप है ना, दक्कन ट्रैप मतलब क्या होता है, सीढ़ी नुमा जो क्षेत्र दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप। तो इसके ऊपर लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन, एक लेयर बिछी, फिर एक और लेयर आ गई, फिर एक और लेयर आ गई, फिर एक और लेयर ऐसी बिछ जाती है, तो ऐसे सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये एक के ऊपर एक ऐसा। ठीक है, इसीलिए इसे डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज याद रखें आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। हमारा आ जाता है कौन सा, सतपुड़ा श्रेणी के बारे में बात करें। ये नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों के मध्य में स्थित है। एक तरफ बहती है नर्मदा, माँ नर्मदा, और एक तरफ है ताप्ती, और इसके बीच में ये सतपुड़ा फैला हुआ है ना। ये हो गया सतपुड़ा। ठीक है, नर्मदा ताप्ती के बीच में ये नर्मदा है, ये है ताप्ती नदी। ठीक है, ये शुरू कहाँ से होता है, गुजरात से। ठीक है, फिर कहाँ चले जाता है, महाराष्ट्र में एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। फिर उसके बाद मुख्य हिस्सा कहाँ पर दिखाई देता है, एमपी, और खत्म कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ खत्म हो जाता है, अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ में खत्म होता है। यदि हम बात करें इसके हिस्से की, तो यहां से शुरू होता है राजपीपला, है ना। राजपीपला कहां पर दिखाई देता है, एमपी और गुजरात,
एमपी गुजरात में दिखाई देता है। गुजरात का मुख्य हिस्सा है राजपीपला। राजपीपला से अलग हटते हैं तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है सतपुड़ा, यहाँ पर दिखाई देगा सतपुड़ा। ठीक है, उसके बाद आते हैं महादेव, महादेव हिल्स। ठीक है, हिल्स, और फिर यहाँ पर अगला हिस्सा दिखाई देता है मैकाल। ठीक है, ये गुजरात एमपी में आ जाता है, ये पूरी तरीके से एमपी में आ जाता है सतपुड़ा, और कुछ हिस्सा छोटा सा महाराष्ट्र में भी दिखाई देता है इसका। ठीक है, महादेव हिल्स की बात करें तो ये पूरा एमपी में दिखाई देगा, एमपी में आपको महादेव हिल्स दिखाई देंगे। और ये एमपी प्लस सीजी छत्तीसगढ़ में मुख्य हिस्सा मैकाल का कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। यहाँ से ये जो जा रहा है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ दिखाई देगा आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इस श्रेणी में राजपीपला की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां और मैकाल श्रेणी सम्मिलित की जाती है। पचमढ़ी के निकट निकट महादेव पर्वत स्थित धूपगढ़, धूपगढ़ 1350 मीटर है ना, 1350 मीटर सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी के रूप में देखा जाता है। दूसरी चोटी की बात करें तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 1064 मीटर, 1064 मीटर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अमरकंटक के रूप में जानते हैं, है ना। ये मैकाल पर्वत की मतलब इसकी सर्वोच्च चोटी, मैकाल वाले की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाती है, अमरकंटक। महादेव वाले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, धूपगढ़। ठीक है, शिखर सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में देखा जाता है। सतपुड़ा किस किस रॉक से बना हुआ है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है ना। ग्रेनाइट और बेसाल्टिक रॉक स्ट्रक्चर से ये फॉर्म होता है। पूरी श्रृंखला मुख्य रूप से इतने भागों में विभाजित की जाती है। उसके अलावा यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है क्या, है ना, यहाँ पर दिखाई देता है असीलगढ़, असीलगढ़ है ना, बुरहानपुर है ना, बुरहानपुर दर्रा, असीलगढ़ बुरहानपुर दर्रा यहाँ से दिखाई देता है। ये गैप है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार है, इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। महादेव हिल्स के बाद यहाँ पर आपको फिर से एक गैप दिखाई देगा जिसको जबलपुर गैप के नाम से जानते हैं, जबलपुर, जबलपुर गैप है ना, जबलपुर दर्रा, ये जबलपुर गैप के नाम से जानते हैं। ये दो दर्रे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बुरहानपुर का दर्रा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, महाराष्ट्र के पठार के रूप में देखते हैं। तो इसमें क्या आ जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र दिखाई देंगे, कोंकण तट इसमें आ जाता है, सह्याद्री इसमें आ जाता है, सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य इसके अंदर विस्तृत रूप से दिखाई देता है। इस पठार की 5 सूक्ष्म इकाइयां जो हमको दिखाई देती है, अजंता की पहाड़ियां दिखाई देती है, गोदावरी घाटी दिखाई देती है, अहमदनगर बालाघाट का पठार दिखाई देता है, फिर उसके बाद महादेव उच्च भूमि यहाँ पर आपको दिखाई देती है। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर 5वें हिस्से के बारे में बात करें तो हमें कौन सी चीज दिखाई देगी, घाट, कह रहे घाट इसका 5वां बड़ा हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला, इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये हिस्सा इसमें आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी बेसिन की बात करें तो महानदी बेसिन जो है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ का मैदान भी इसे कहा जाता है। महानदी बेसिन मतलब छत्तीसगढ़ का पठार, इस मतलब धान का कटोरा, धान का कटोरा, महानदी बेसिन को ही कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़। ठीक है, पश्चिमी सिरे में मैकाल श्रेणी के दक्षिणी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां दिखाई देती है, जिसकी रचना धारवाड़ शैलों के रूप में हुई है। ओडिशा उच्च भूमि के बारे में बात करें, है ना, तो गर्जत पहाड़ियां उच्च भूमि में कौन कौन से आ जाती है, गर्जत पहाड़ियां, गर्जात पहाड़ियां, ये पूछा जाता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। उत्कल तट के किनारे स्थित है ये, है ना। इस उच्च भूमि में, है ना, मलयागिरी, कौन सा क्षेत्र है, मलयागिरी, 1169 मीटर, 1169 मीटर, और मेघसानी, मेघसानी 1156 मीटर, ये इस क्षेत्र की उच्च चोटियां दिखाई देती है। 1000 मीटर से ऊंचाई यदि ज्यादा है तो मतलब ये उच्च क्षेत्र की उच्च चोटियां है ना, बड़ी से बड़ी अच्छी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। ये उड़ीसा वाले क्षेत्र का है, ये हो गया इधर पश्चिम बंगाल और ये हो गया उड़ीसा। उड़ीसा क्षेत्र की हम बात करें, उड़ीसा उच्च भूमि, तो यहाँ पर कौन सा आ जाते हैं, गर्जात पहाड़ियां आपको दिखाई देती है। गर्जत पहाड़ियों में, है ना, मलयगिरी, है ना, मलयागिरी, फिर उसके बाद मेघसानी, ये दो उसके शिखर दिखाई देते हैं। मलयागिरी वहां पर उच्च चोटी दिखाई देती है 1169 मीटर की, है ना, किसकी, गर्जत पहाड़ियों की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, दंडकारण्य का पठार, ये छत्तीसगढ़ का पठार है, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ का पठार है। ओडिशा, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में विस्तृत दिखाई देता है ना।
उसके अलावा इसमें प्रमुख नदियां कौन कौन सी दिखाई देती है? तेल है, उदांती है, सबरी है ना, सिलेरू, सिलेरू नदियां यहाँ पर बहती है। प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में है ना मलकानगिरी, है ना मलकानगिरी का पठार भी दिखाई देता है। इस प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में मलकानगिरी का पठार भी दिखाई देता है। ये जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यह दो इकाइयों में विभाजित किया जाता है। एक दंडकारण्य उच्च भूमि आ जाती है और दंडकारण्य घाट आ जाता है। दंडकारण्य उच्च भूमि और दंडकारण्य घाट के रूप में इसे देख लेते हैं। इसके अंतर्गत बस्तर का पठार है ना, जो दक्षिण में देखेंगे तो बस्तर का पठार, घाटों के अंतर्गत है ना कालाहांडी, कालाहांडी का पठार आपको दिखाई देगा, ये सम्मिलित है। ये कहाँ पर जाता है? ओडिशा तरफ जाता है। कालाहांडी की बात करें तो ये किधर जाता है? ओडिशा। कालाहांडी तो क्योंकि इसमें ही फैला हुआ है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तो कालाहांडी का पठार हमको वहां पर दिखाई देता है। तेलंगाना के पठार के बारे में बात करते हैं, या फिर आंध्र प्रदेश का पठार या तेलंगाना का पठार, ठीक है। आंध्र का पठार, अब इसको क्या कर दिया गया है? तेलंगाना का पठार तेलंगाना में जाता है और आंध्र के पठार को क्या बोल जाते हैं? रॉयल सीमा, रॉयल सीमा के रूप में जानते हैं, ठीक है। इस पठार को दो समूह इकाइयों में बांटा जाता है। पहला आ जाता है तेलंगाना और जो आ जाती है रॉयल सीमा का पठार उच्च भूमि के रूप में। रॉयल सीमा का पठार समतल भूमि के रूप में दिखाई देता है। भूगर्भिक दृष्टि से प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार की समतलाकृत भाग है, जिसमें प्रधानतः कैम्ब्रियन पूर्व चट्टाने, प्री कैम्ब्रियन की नीच चट्टाने दिखाई देती है। प्री कैम्ब्रियन चट्टाने दिखाई देती है यहाँ पर, ठीक है। ये चट्टाने पाई जाती है जिसमें हमें धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। इसी क्षेत्र के आसपास आपको कुड़प्पा प्रकार के रॉक देखने को मिलेंगे। कौन से रॉक देखने को मिलेंगे? कुड़प्पा प्रकार की चट्टाने देखने को इसमें मिलती है आपको, ठीक है। आगे बढ़े, कर्नाटक के पठार के बारे में बात करें तो कर्नाटक एवं केरल के कुछ भाग में स्थित है। फिर यहाँ पर कौन सा आ जाता है? मुलियानगिरी, है ना, मुलियानगिरी 1926, या फिर बाबा बूदन की पहाड़ियां कर्नाटक में आ जाती है। सर्वोच्च शिखर के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर कुद्रेमुख दिखाई देती है, 1800 मीटर की ऊंची, है ना 1800 मीटर की ऊंची चोटी दिखाई देती है। द्वितीय सर्वोच्च शिखर के रूप में ये हमारा हिस्सा आ जाता है। तमिलनाडु का पठार, तमिलनाडु के पठार के बारे में बात करें, यह पठार दक्षिणी सह्याद्री तथा तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में विस्तृत हो जाता है। यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ी आ जाती है, कौन कौन से क्षेत्र दिखाई देते हैं? जावेदी, शेव रॉय, है ना, कालरायन, ठीक है, पंचमलाई पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ पर दिखाई देती है। जावेदी हो गया, शेवराय पहाड़ियाँ, इसकी प्रमुख संरचना के रूप में हमको तमिलनाडु में यहाँ पर दिखाई देती है। ये पश्चिमी घाट का भी हिस्सा है ना। यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें मिलती है? नीस और चारकोनाइट, है ना, है ना, चारकोनाइट है ना, ये आगे पीछे हो गया। चारकोनाइट प्रकार की चट्टानें हमको यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ से हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को अगले सेशन में देखेंगे, है ना। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मेरे को पूरी अच्छी तरीके से समझाना है, इसलिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो सेशन शुरू हुआ है ये हम अगले हिस्से से देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही सेक्शन रखते हैं, है ना। आज के लिए हम इतना ही सेक्शन रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो मिलेंगे, जब हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देखना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, बने रहिए विनायक एजुकेशन के साथ में। मेरा नाम अंकित भिंजवा, नमस्कार।